अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने सोशियोलॉजी का चैप्टर टू पढ़े थे। उसमें पार्ट 1 हो गया था। सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ वॉइस ब्रेक होने की वजह से हम उसको सही से पढ़ नहीं सके ऑनलाइन। तो उसका मैं वीडियो बना के भेज रही हूँ आप लोगों को, तो आपको वो आगे कंटिन्यू करके पढ़ लेना है। तो इसको मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगी, ज़्यादा हार्ड पॉइंट नहीं है। लास्ट लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स देखे थे और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कैसे करे थे वो सब देखे थे। उनका सूर्यदेव मंदिर के बारे में पढ़े थे। शेडोबाचे वन के बारे में पढ़े थे, जो जिला ठाणे में है। कहाँ कहाँ ये लोग रहते हैं, उनकी जगहों के नाम वो भी हम देखे थे। अभी अभी पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं और उनके जो उन्होंने देवराई किसको कहते हैं, और उनके जो पवित्र फॉरेस्ट है या जंगल है, जंगलों को वो पवित्र मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो किस तरीके से वो उनके लिए पवित्र है, उसमें क्या क्या है, वो सब चीज़ें हम अभी ये लेक्चर में देखेंगे। आदिम समुदाय के लोग, जो कम्युनिटी के लोग, और उनका जो जंगल जिसमें वो लोग रहते हैं, फॉरेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये लोग उसको देवराई कहते हैं। देवराई मतलब जहाँ पे भगवान बसते या देव बसते हैं, उसको ये लोग इनके जंगलों को पवित्र मानते या देवराई मानते हैं। इसमें से जो एनर्जी आती है, उनका कहना है कि समाज में या अपने नेचर में जो भी एनर्जी आती है, ये जंगलों की वजह से आती है। वो तो सही बात है, क्योंकि जहाँ पे जंगल है वहाँ पे बरकतें, खेती और सब जो ज़रूरत की चीज़ें वो हमको जंगल में ही मिलती है। तो जंगल से उनको वो लोग शिकार करते हैं, उनका खाना पीना उनको मिलता है, और वो जंगल को ही अपना देवता मानते हैं। इस जगह पे वो लोग अर्थ को और उसकी जो एनर्जी है उसको एक पूजनीय शक्ति मानते हैं, एक ताकत है, एक नेचर का सोर्सेस है, और वो उनकी ताकत है, ऐसा उनका कहना है। वो कहते हैं कि ये वन और ये फॉरेस्ट जो है वही हमारे लिए हमारा भगवान है, और वो उसके ही इर्द गिर्द रहते हैं, वहीं पे वो खाते हैं, वहीं पे रहते हैं और वो उसकी सुरक्षा करते हैं। देखिए, वो फॉरेस्ट एरिया को छोड़ के कभी नहीं जाते, और वो उसको किसी को अगर कोई वहाँ गए तोड़ने के लिए तो उनको वो तोड़ने भी नहीं देते जंगल। तो इस तरीके से इन्होंने जंगलों को अपना भगवान बना लिया और ये यहाँ पे ही बसते हैं। उसके बाद देवराई एक इनकी एक अलग से इंस्टीट्यूशन है, सेपरेट, जो इसकी ये पूजा करते हैं, जिसमें विविध उनके कल्चर जो है, उनके कल्चर, उनके रिलेशंस, उनके पूरे रिश्तेदारी ये जंगल में ही होती है। पूरे जंगल में ही रहते हैं, पूरे रिश्तेदार एक साथ रहते हैं। ये जंगलों में खेती करते हैं, फिर वही खेती की चीज़ें, जंगल की चीज़ें, ये सब चीज़ों पे उनकी उनकी श्रद्धा है, उनकी आस्था है, जिस पे वो लोग अकीदा रखते हैं, और उसको वो उसकी पूजा करते हैं आदिम जमात के लोग। और खेती से रिलेटेड और जंगलों से रिलेटेड ही उनका सब कुछ चलता है। शिकारा वगैरह करके वो उसके ऊपर ही अपना गुजारा करते हैं, और वो जंगल को बचाते भी है। लेकिन अभी सरकार की तरफ से ऐसा कुछ कायदा नहीं है कि वो जंगल को बचा सके। तो इस तरीके से जो बड़े बड़े जंगल है अभी ख़त्म होते जा रहे। झाड़, बड़े बड़े एरिया के जो झाड़ है लोग तोड़ दे रहे, वहाँ पे प्लॉटिंग वगैरह कर रहे या ज़मीन बेच दे रहे, वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डर्स अपने बिल्डिंग्स बना रहे। तो ये चीज़ें आज अगर देखी जाए तो अपने समाज के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो ये चीज़ों को संभालने की ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, या ये चीज़ों को ये लोग संभालने की कोशिश करते, बट अभी ये खुद जंगलों से निकल के शहर की तरफ आ रहे हैं। लेकिन जो लोग जंगल में रहते हैं तो इस तरीके से वो अपने अपने फॉरेस्ट की रक्षा करते हैं। उसके बाद वो एक तो हो गया, वो किसकी पूजा करते हैं, जंगल की पूजा करते हैं। उसके बाद वो लोग सूरज की उपासना करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं। आदिम जमात के लोग हैं, सूरज की जो रोशनी होती है या उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी हीट जो होती है, उसको वो बहुत अच्छा मानते हैं। अगर वैसा देखी जाए तो साइंटिफिकली सूरज अगर नहीं रहा तो झाड़ फूल पत्ते नहीं उगेंगे, बारिश भी नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड होती है। तो उस प्रकार से इन्होंने कहा है कि सूरज की रोशनी की वजह से ही झाड़ बढ़ते हैं, झाड़ बढ़े तो इनके जानवरों को चारा मिलता है, इनके जानवर भी अच्छे रहते हैं। जानवर अच्छे रहे तो
ये लोग भी खेती कर सकते हैं, खेती अच्छी हुई तो ये भी उसके ऊपर अपना गुजारा अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए ये सूरज, बारिश और जो नेचर है जिसको हम पृथ्वी कहते हैं या अर्थ कहते हैं, उसको ये लोग देवता मानते हैं। उसके बाद और एक मालूमात के तौर पे उसको आपको बुक में दिया गया है कि ये लोग शेर को भी अपना देवता मानते हैं, जिसको व्याघ्र देवता वो लोग कहते हैं। उनका व्याघ्र देवता मतलब टाइगर गॉड वर्शिप जिसको हम लोग कहेंगे, जो बोलते हैं कि ये टाइगर जो है वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट की रक्षा करते। फॉरेस्ट में जो भी लोग आते वो उनको वो फॉरेस्ट को बचाते उन लोगों के तरफ से। जैसा ये ताकतवर प्राणी है। अगर ये शेर, अगर आप ही सोचो कोई जंगल में अगर शेर है तो वहाँ पे कोई जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो ये जंगल में ये शेर जंगलों की रक्षा करते हैं। और ये ड्रैगन से लड़ने वाला, फिर बारिश गिराने वाला, बच्चों को बचाने वाला, अगर किसी को कुछ ज़ख़म होती है या कुछ परेशानी होती है या कहीं कट वगैरह जाता है तो उसको भी हील करने वाला ही टाइगर होता है, ऐसा इन लोगों का कहना है। ये लोग मानते हैं, उसको देवता मानते हैं ये लोग भी। तो इनका सर्वोच्च देवता टाइगर है। महाराष्ट्र में आदिम जमात के वारली और मल्लार कोळी जमात के जो लोग हैं तो वो लोग टाइगर को अपना देवता मानते हैं। तो ये एक्स्ट्रा मालूमात में आपको बता दिया गया है। तो ये चीज़ें पॉइंट वाइज आपने लिखना। जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ ना तो वो पॉइंट्स को हाईलाइट करना, पेंसिल लेके बैठना, पेन लेके बैठना। बस अपने मोबाइल ले लिए साइड में लेटे और पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो जितने लोग ऑनलाइन पढ़ाई के लिए आ रहे हैं ना उतने ये लेक्चर नहीं देख रहे। मैंने इसके पहले भी 2 लेक्चर डाली हूँ इसमें, तो उसमें भी व्यूज़ मेरे को बहुत कम दिख रहे हैं। और मेरे को आपको समझ में आ रहा होगा कि मैडम को क्या पता चलेगा हम किसने देखे। जो लोग देख रहे वीडियो कि इन्होंने किसने आधा देखा, किसने पूरा देखा, वो सब रिपोर्ट मेरे पास आ रही है। आप ये मत सोचो कि हम लोग देख रहे या नहीं देख रहे, ये मैडम को क्या पता चलने वाला है। तो जो लोग यूट्यूब पे अपना लेक्चर बनाते हैं या डालते हैं तो आप उनको भी पूछ सकते हो कि उनको दिखता है वहाँ पे कि कितने लोगों ने आपका वीडियो देखा है, आधा देखा है, अधूरा देखा है, पूरा देखा है, 5 मिनट का देखा है, और उनका नाम के साथ आ जाता है। तो आप लोग इस गलतफहमी में मत रहो कि आपका वीडियो हम देखेंगे फिर बोल देंगे, और उसमें आपका ही नुकसान होने वाला है, हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो। अब वारली समाज के लोग जो है वो बारिश आने के लिए नृत्य करते हैं, जिसको वर्षा नृत्य कहा जाता है, उसको रेन डांस कहा जाता है। कांबड़ डांस बोल के उसको कहा जाता है। रेन डांस को दूसरा नाम क्या है? कंबाड़ डांस। कंबाड़ डांस भी कहा जाता है, जिसमें लोग गाने गाते हैं और बारिश आने के लिए ये लोग डांस वगैरह करते हैं। तो महाराष्ट्र में ठाणे, रायगढ़, पालघर में वारली जमात के लोग हैं जो कंबाड़ नृत्य करते हैं। कंबाड़ नृत्य जो किसके लिए होता है? जो लोग ये लोग बारिश आने के लिए नृत्य करते हैं। बारिश आने के बाद जो उनका जैसे अनाज को भी वो देवता मानते हैं। अनाज देवता को खुश करने के लिए ये लोग ये नृत्य करते हैं। और इनके जमात के लोग, इनके पास एक कहानी ऐसी कही जाती है कि जो खाना है वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर उन्होंने एक कहानी उनकी है कि उनकी जो देवी है वो उनसे एक बार नाराज़ हो गई, और वो देवी नाराज़ होने की वजह से बारिश नहीं आई। तो वो बारिश आने के लिए, उसको खुश करने के लिए इन लोगों ने कंबाड़ नृत्य किया था। तो उसके बाद बारिश आ गई थी। बारिश आने के बाद अनाज भी उगा था, और उसके बाद ये लोग ये हर साल करने लगे। फिर उनका ये अकीदा है कि हम लोगों ने खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। अनाज हमने अगर वेस्ट कर दिया तो ये जो देवता है हमसे नाखुश हो जाती है, और उस वजह से बारिश नहीं आती है। तो ये इनका एक अकीदा है, ये इनकी स्टोरी है उसके ऊपर से। इसलिए वो हर साल बारिश आने से पहले कंबाड़ नृत्य करते हैं, और ये सिर्फ वारली जमात के लोग करते हैं। वारली जमात के लोग कंबाड़ नृत्य करते हैं, और ये सिर्फ उनके पास के पुरुष लोग करते हैं, मेल्स करते हैं। मेल्स ये डांस करते हैं। उसके बाद है, इसके साथ आपको उसके नीचे ही एक होमवर्क दिया गया है, जिसमें आपको चेक करना है कि किस तरीके से ट्राइब्स के, साउथ इंडिया के, वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट रीजन के ट्राइब्स के नाम लिखना है आपको। फिर आदिम जमात के कौन से भी 3 ऑक्यूपेशन लिखना है, कौन से 3 ऑक्यूपेशन वो करते।
और एग्ज़ाम्पल देना है ट्राइब्स बिलीफ का, मतलब कौन सी चीज़ों पे उनका अकीदा है, कौन सी चीज़ों को मानते हैं, देव मानते हैं, वो आपको ट्राइब्स के लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। अभी तो बुक्स भी अवेलेबल है बच्चों के पास, और सबसे अच्छी बात उर्दू के भी बुक्स आ चुके हैं, तो बुक्स फटाफट ले लो, जो भी पढ़ाई हुई है उसको पढ़ो। जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है मुझे व्हाट्सएप पे या पर्सनली मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद है अब आगे आदिवासी समाज के लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, तो वो सोशल प्रॉब्लम्स की हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन कैसा शुरू हुआ, उनको कैसा, ट्राइब्स का एक्सप्लॉयटेशन के रीज़न क्या थे, ये सब इसमें बताए गए हैं 5 पॉइंट में। उसके बाद भी उनकी सोशल प्रॉब्लम्स है। एक्सप्लॉयटेशन ऐसा हुआ कि आदिम जमात के लोग जो थे उनको जो नेचुरल रिसोर्सेज जो थे उसके ऊपर अंग्रेज़ों ने अपना हक बताया। वो वहाँ पे उन्होंने आके वो चीज़ें सब अपने अंडर में कर लिए और इनको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। फिर उन लोगों ने इनको रिलीजन चेंज करने पे भी मजबूर किया गया। मिशनरीज जो थे, ब्रिटिश सरकार मिशनरीज़ के थे, जिसको हम लोग क्रिश्चियंस वगैरह कहते हैं, तो उन लोगों ने आदिम जमात के लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश की। इसलिए भी उन लोगों के वो लोग एक्सप्लॉइट होते रहे इनके वजह से। फिर आदिम जमात के लोगों के ऊपर मेडिकल साइंस या मेडिकल की चीज़ें हैं वो भी वहाँ तक पहुँची। इसके वजह से उनके जंगल में या उनके अतराफ़ में जो भी आयुर्वेदिक जो दवाएं थी वो भी कहीं ना कहीं बंद हो गई, और उनको ये चीज़ों से गुज़रना पड़ा, और उनकी जो भी वो कुछ कमाई वगैरह करते थे थोड़ी बहुत उसके ऊपर, या उनका गुजारा होता था, वो भी चीज़ें बंद हो गई। उसके बाद आदिम जमात के जो देश थे या प्रदेश थे वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा, वहाँ डेवलपमेंट होने लगा। इस वजह से दूसरे देशों का उसमें उनके समाज में एंट्री हो गई। अब उनके समाज में एंट्री होने के बाद उन लोगों ने उसके ऊपर अपना हक जताया, या उनके ऊपर अपने रूलर करने की कोशिश की, या उनको बर्डन में लाने की कोशिश की, और उस वजह से उनके पास ये सब चीज़ें उन्होंने ले ली। फिर टेक्नोलॉजी शुरू हुई, फिर नए नए जो लोग नदी के किनारे रहते थे या फॉरेस्ट में रहते थे ट्राइब्स के लोग, तो वहाँ पे डैम्स वगैरह बना के उन्होंने आदिम जमात के लोगों को जो मेन जगह पे रहते थे वहाँ से वो कहीं ना कहीं दूर चले गए। इस तरीके से वो एक्सप्लॉइट हुए ये 4-5 चीज़ों से। उसके बाद देखेंगे आदिम समुदाय के लोग जो हैं उनके प्रॉब्लम्स, ट्राइब्स के प्रॉब्लम्स है। टाइप्स के प्रॉब्लम्स में फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि उनको जंगल और आदिवासी जमात के लोग जो है वो जंगलों से दूर हो गए, उनके अपने ज़मीनों से दूर हो गए। किसके वजह से? ये ब्रिटिश सरकार के वजह से। ब्रिटिशों ने आके उनकी ज़मीनें ले ली, उनके पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे वो सब छीन लिए। फिर आदिम जमात के बहुत सारे लोग शिकार करते थे या जो भी खेती करते थे वो सब चीज़ें जो है, और जंगल में से जो कुछ भी उनको प्रोडक्शन मिल रहा था वो आदिम जमात के लोगों की जो ज़मीनें थी इन लोगों ने हथिया लिए। और ब्रिटिश सरकार के टाइम से ही साहूकारी, ज़मींदारी और ये एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ। इन्होंने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया और ज़मीनें इनके पास से ले ली, और वो ज़मीन नहीं होने की वजह से ये लोग इनके मज़दूर बन के रह गए, या इनके अंडर में आने की वजह से ये एक बहुत बड़ी समस्या हुई कि उनको अपनी ज़मीनें छोड़ देनी पड़ी। क्योंकि ये बहुत छोटा सा ग्रुप रहता है जिसमें ये किसी के अपोज़ में इतना कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते या अपोज़ नहीं कर सकते थे किसी को, क्योंकि बहुत छोटा सा ग्रुप होता है। तो ये ब्रिटिश के टाइम में इन लोगों ने आके ज़मीन ले लिए, उनके ऊपर अपना कब्ज़ा कर लिए, वहाँ पे टेक्नोलॉजी शुरू किए, डैम्स वगैरह बनाए। इसकी वजह से ये ज़मीन इनकी छूट गई, इन लोगों ने ले लिए उनसे, और उनको जंगल से या उनके जो जमात थे या उनके एरिया से उनको दूर जाना पड़ा, या इनकी ज़मीनें उनको दे देना पड़ी। उस वजह से क्या हुआ, सेकंड प्रॉब्लम में ये आए वो कि उनकी गरीबी, और उनको गरीब हुए और उनको उनके पास से कर्ज़ा लेना पड़ा। अब कर्ज़ा लेने के लिए ये लोग गरीब होने की वजह से इनको ये जो सरकार थी जिन्होंने इनके ऊपर अपना एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया था, तो उनके पास ही उनको कर्ज़ा लेना पड़ता था, और उस तरीके से इनका बहुत सारा नुकसान हो रहा था और गरीबी इनकी बढ़ते जा रही थी।
और ऐसे इसमें उनको बहुत सारी उनकी खुद की ज़मीनें उन लोगों को देना पड़ी, या उनको उनके पास रहन रखना पड़ी ज़मीनें। फिर ज़मीन एक बार रहन रखने के बाद वो फिर से उसके जो पैसा था उनका वापस नहीं करने की वजह से भी इनकी ज़मीनें चली गई, और कहीं ना कहीं ये लोग गरीब गरीब होते गए। फिर उनके हेल्थ इश्यूज़ थे थर्ड पॉइंट में। आदिवासी समाज में जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो ज़्यादातर बहुत ही कमज़ोर होते हैं। ज़्यादातर लोगों को कुछ तो भी वायरल बीमारियां होती है पानी से, या गंदगी में रहने की वजह से, बारिश में रहने की वजह से। और यहाँ के छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा आपको हेल्दी नहीं दिखेंगे। तो अनहेल्दी होने की वजह से, और इनके पास मेडिकल अभी तक पहुँचा नहीं है, मेडिकल साइंस या जो भी चीज़ें वो है उनके पास कम है, क्योंकि ये लोग ऐसे एरिया में रहते कि वहाँ पे ये चीज़ें पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इस वजह से इनके हेल्थ प्रॉब्लम्स और खाने पीने के बहुत प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे। थर्ड पॉइंट में उनका इलिटरेट लोग बहुत है यहाँ पे, पढ़ाई वगैरह पहुँचती नहीं है। ये लोग खेती करते हैं और उनके छोटे बच्चे भी खेती करते हैं, तो उनको पढ़ाई से इतना ज़्यादा लगाव नहीं है, क्योंकि खेती करने से उनका पेट भरेगा। अगर उनके काम करने के लिए उनके पास लोग ही नहीं रहेंगे तो वो अपना पेट कैसा भरेंगे। तो उनके बच्चे इस वजह से स्कूल नहीं जाते। वो एक चीज़, और एक चीज़ कि स्कूल में इनकी भाषा नहीं बोली जाती। ट्राइब्स की जो है एक उनकी खुद की बोली भाषा होती है जिसमें ट्राइब्स रहते हैं। ट्राइब्स की भाषा उन लोगों को नहीं आती, तो टीचर जो भाषा में बता रहे या पढ़ा रही है इन लोगों को कहीं भी पता नहीं चलता। तो इस वजह से ये लोग कहीं ना कहीं वहाँ जाने का अवॉइड करते हैं, और ये वहाँ पे स्कूल में नहीं जाते हैं, या ये प्रॉब्लम्स उनको होती है, और उनको भाषा नहीं समझ में आने की वजह से इनको एजुकेशन इन तक नहीं पहुँचता है। फिर उनका फिफ्थ पॉइंट है बॉन्डेड लेबर। अगर भारतीय कायदा व्यवस्था के हिसाब से बॉन्डेड लेबर पे तो आजकल बंदी है, लेकिन इसमें बता दिया गया है कि आदिम प्रदेश में बॉन्डेड लेबर दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं कि वहाँ पे गरीबी की वजह से और उनका प्रोडक्शन हर साल नहीं होने की वजह से उनको ये चीज़ों को फेस करना पड़ता है, और ये इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो सरकार है या स्वयंसेवी संस्थाएं जो है वो उनके कोशिश से ये आदिवासी जमात के लोगों में जो बॉन्डेड लेबर जो कहीं पे जाते हैं या जहाँ पे वो मेहनत कर रहे हैं वहाँ से वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद है उनका सिक्स्थ पॉइंट है खेती करेंगे। कैसी खेती? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हम बोलेंगे एक जगह छोड़ के दूसरी जगह छोड़ के तीसरी जगह पे खेती करना है। क्योंकि ये लोग जंगल में रहते हैं, जहाँ पे जंगल तोड़ दिए जाते हैं वहाँ पे वो तोड़े हुए जंगल रहते हैं, जहाँ पे ज़मीन दिखी वहाँ पे वो खेती करते हैं। खेती करके 2 साल वहाँ खेती करके फिर वो जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। इस तरीके से वो एक ही जगह पे रह के हमेशा खेती नहीं कर सकते। तो उसमें उन्होंने उनके खेती के नाम दिए हैं किस किस तरह के कि ये लोग खेती करते हैं, जिसमें नॉन ईस्टर्न जो ट्राइब्स है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो ट्राइब्स है वो झूम खेती करते हैं, या झूम खेती आप लोग बोल सकते हो। फिर खालू खेती है जो बिहार में मालेर आदिवासी जो है वो लोग करते हैं। और दूसरी खेती है पोडू खेती, जिसको कहा जाता है पोडू फार्मिंग, जो कि कौन से भारत के खोंड आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो ये खेती करते हैं। तो इसमें खेती में क्या क्या होता है इतना डिटेल में हमको नहीं जाना है। आपको बुक में सिर्फ खेती कौन सी तरीके के करते हैं, कौन से जगह के लोग, तो ये आपको बस बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आज का ये जो लेक्चर है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि मैंने ये फास्ट इसलिए लिया कि अपना आधा लेक्चर ऑलरेडी जूम पे हो चुका था, लेकिन बीच में ये जो अगले अगले पॉइंट्स हैं आपको समझ में नहीं आए थे, इसलिए मैंने वीडियो बना के डाल दिया है। तो आप ये पढ़ लो, और नेक्स्ट जो हिस्ट्री का वीडियो है जो आपको सुबह मिल जाएगा, या जब भी मैं बना दूँगी एक साथ दोनों या तीनों वीडियो डाल दूँगी जो आपके मिस हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।